नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीडी बिहार पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके ज़रिए हम कृषि संबंधित कई लाभकारी जानकारियां हर रोज़ आपको उपलब्ध कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम हर बार की तरह कृषि समाचार के साथ और आपको दिखाते हैं कृषि जगत में क्या कुछ खास है आज। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। अब प्रदेश के किसानों को बिना एलपीसी के भी कृषि योजनाओं का मिलेगा लाभ। सब्जी की खेती, बढ़िया मुनाफे की खेती, उन्नत प्रभेद से उपजाए मक्का, अच्छा लाभ मिलेगा आप सभी किसानों को। प्रदेश में अब बटाईदार किसानों को भी बिना जोत या जमीन के कागजात के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बटाईदार किसानों को सिर्फ कृषि समन्वयक से खेती करने का सत्यापन कराना होगा। बीते दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि छोटे किसानों और बटाईदारों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जिस कारण वे कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सिंचाई, यांत्रिकीकरण सहित सभी प्रकार की योजनाओं के लाभ की नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। मत्स्य पालक किसान भाइयों, इस मौसम में मछलियों के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मछलियों का आहार पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, वसा एवं खनिज पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। समुचित आहार के अभाव में मछलियां बीमार पड़ जाती है और आपका काफी नुकसान हो सकता है। विशेष बात यह भी है कि आहार ज्यादा भी ना दें, क्योंकि बचे आहार से तालाब में गंदगी फैल सकती है, जो मछलियों की बढ़ोतरी को काफी प्रभावित कर देता है। खेती की खबरों में आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के फतेहपुर ग्राम के किसान वीरचंद सिंह कुशवाहा से, जो सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं और काफी बढ़िया मुनाफा ले रहे हैं। खेती को मुनाफे की खेती बनाने में सब्जी की खेती इन दिनों सुर्खियों में है। बहुत सारे किसान अब धान, गेहूं के साथ सब्जी भी उपजा रहे हैं और नगद आमदनी भी ले रहे हैं। वैशाली जिले के फतेहपुर ग्राम के निवासी वीरचंद सिंह कुशवाहा भी पिछले कई वर्षों से सब्जी की खेती करते आ रहे हैं। अभी इनके खेतों में परवल है, जिसे वे मचान विधि से उपजा रहे हैं। मचान विधि में सब्जियों की खेती टिकाऊ खेती होती है। मचान बनाने की लागत तो एक बार लगती है, लेकिन उससे कई चक्रों में सब्जियां आसानी से ली जा सकती है। खाली पड़ी जमीन पर वीरचंद कद्दू, खीरा सहित कई तरह की सब्जियां भी उपजा ले रहे हैं। पशुपालक किसान भाइयों, पशुपालन इन दिनों एक सफल व्यवसाय के रूप में किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। पशुपालन मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। दुग्ध की गुणवत्ता और मात्रा जितनी अधिक होगी, पशुपालकों को फायदा भी उतना ही बेहतर होगा। पशुओं का नस्ल सुधार, संतुलित आहार और उचित प्रबंधन के जरिए इस व्यवसाय से काफी अच्छा फायदा लिया जा सकता है। उन्नत नस्ल और देसी नस्ल की गाय भैंस पालना ही श्रेष्ठ होता है। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान पशु वैज्ञानिकों से परामर्श के बाद उन्नत नस्ल के सीमेन से कराएं। देसी नस्ल के पशु यहाँ की आबोहवा में जीने की आदी हो जाते हैं और काफी कम बीमार पड़ते हैं। धान, गेहूं के बाद मक्का किसानों की पसंदीदा फसल है। अधिक उत्पादन एवं आमदनी के लिए किसान भाइयों को मक्का की उन्नत किस्मों की खेती करनी चाहिए। उन्नत किस्मों की खेती से न केवल उत्पादन अधिक होता है, बल्कि कीट रोग प्रतिरोधक होने के कारण किसानों की लागत में भी काफी कमी आती है। विवेक संकर मक्का 39, DHL 117, HM9, 11 शक्तिमान 2, 3 एवं 4 बिहार की जलवायु की अनुकूल मक्का के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की अलग अलग मंडियों में चावल और गेहूं के दाम कुछ इस प्रकार स्थिर देखे गए।
लोकल गेहूं 3300 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5000 रुपए प्रति क्विंटल, अरबा चावल 4800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं भागलपुर बासमती चावल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मानसून को दस्तक देने में 2-3 दिनों का वक्त और ज्यादा लगेगा। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो राज्य के बाकी जिलों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी आपने कृषि समाचार के द्वारा कृषि संबंधी कई आवश्यक जानकारियां हासिल की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, कहीं मत जाइएगा, जानकारियों का सिलसिला जारी है। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है,
तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिन ब दिन कम होता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसीलिए अभी के समय और ज़रूरत के हिसाब से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने की ज़रूरत है। इस प्रणाली को अपनाकर हम उन्नत तरीके से खेती कर सकते हैं। कम पानी में बड़े क्षेत्रों की सिंचाई भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रणाली को अपनाकर हमारे किसान भाई श्रम और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। आइए विशेषज्ञ मृणाल वर्मा से समझते हैं इन प्रणाली के तकनीकों के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पानी पर हम आज बात करते हैं कि सिंचाई पद्धति, पानी की बचत कितना महत्वपूर्ण है। ये आप पूरे विश्व में जो पीने का पानी है, जो मीठा पानी है, जिसको पीते भी हैं और खेती में भी यूज करते हैं, तो मीठे पानी की उपलब्धता पूरे विश्व में एक भयंकर समस्या के रूप में आने जा रहा है। तो हमें जागरूक होगा उस दिन के लिए जब हमें पानी की समस्या न झेलनी पड़ी। क्योंकि हमने देखा है अभी हाल में हमारा एक महानगर चेन्नई की स्थिति, जहाँ हजारों फीट नीचे भी पीने का पानी नहीं है। तो पानी की बचत हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति क्या है, कैसे हम कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर मृणाल वर्मा के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम पानी पर ही बात करते हैं कि पानी की बचत हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है, तो क्या है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चूँकि सवाल कई हैं लेकिन एक साथ हम सवाल जो कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन पद्धतियों को अपने खेतों में इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा दी जाती है, क्या क्या अनुदान दिया जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम लोग सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और अभी सभी लोग जानते हैं कि पानी की जो किल्लत है वो देश में नहीं पूरे विश्व में है, और अभी भी हमारे कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान भाई सतही सिंचाई को ही अपनाते हैं। तो सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे सतही सिंचाई विधि है, उसके बाद से अधोसतही सिंचाई विधि है और सूक्ष्म सिंचाई विधि है। तो सतही सिंचाई विधि में जो किसान भाई जो प्रयोग करते हैं पानी का, उसमें पानी 60 से 70% पानी, सिंचाई का पानी बर्बाद हो जाता है। और हम लोग जो भी सिंचाई का पानी लेते हैं, या तो हम लोग नदी और तालाब से लेते हैं अथवा भूगर्भ से लेते हैं। तो आज हम लोग सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जो कि एक बहुत ही अच्छी पद्धति है, इस पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सतही सिंचाई पद्धति की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में पानी की बचत 30 से 50% तक हो जाती है, और जल उत्पादकता यानी कि जल की जो दक्षता है वो 80 से 90% तक हो जाती है। तो हम लोग जाने कि सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में क्या करते हैं हम लोग। तो इस पद्धति में दो विधियां मुख्य तौर पे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। एक है टपक सिंचाई पद्धति और दूसरा है फव्वारे या बौछार सिंचाई पद्धति, जिसे कि हम लोग स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। तो टपक सिंचाई पद्धति में
हम ऐसे इस पद्धति को उन क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ पर कि हमारे हॉर्टिकल्चर के यानी कि उद्यानिकी फसल लगे हों, और उद्यानिकी फसल में हर एक पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की आवश्यकता के अनुसार हर एक पौधों के जड़ के पास ड्रिपर लगाया जाता है, जिससे कि पानी टपक के जड़ के पास पहुंचता है, और जो उस पौधे को जितनी पानी की आवश्यकता है उतना पानी उस पौधे को मिल जाती है। उसी तरह से स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है। इस पद्धति में जो हम लोग एक वास्तविक रूप से जो वर्षा होता है उसी के अनुकूल हम लोग पौधों को जो देते हैं, फव्वारे या बौछार की तरह पानी हम लोग देते हैं, जो कि ऊपर से पौधों में आता है, और जो ड्रॉप जो हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बन के पौधों पर पड़ते हैं, और पौधों को वर्षा के अनुकूल यह अनुभूति होती है और पौधों में इस प्रकार वो कार्य करता है। तो इन दोनों पद्धतियों में सबसे पहले हम लोग एक ऐसा सिंचाई का स्रोत लेते हैं जहाँ पर कि पंप हो, और पानी को खेत में विभिन्न स्थानों पर पंप के माध्यम से और पाइप के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो इसमें दो तरह का है, एक तो मुख्य पाइप होता है, और मुख्य पाइप के बाद से ड्रिप सिंचाई पद्धति में मुख्य पाइप होता है, और उसके बाद उसमें लैटरल्स होते हैं, और लैटरल से सब लैटरल निकलते हैं, जो कि जो भी उद्यानिकी फसल हैं, पौधे हैं, उनके जड़ के पास वो ड्रिपर जाता है, और ड्रिपर में उसके हर एक पौधों के जल के आवश्यकता के अनुसार उस दबाव पर पानी को दिया जाता है, ताकि एक निश्चित समय में पानी के जल की आवश्यकता है, पौधों को जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आम या अमरूद के पौधों को अगर प्रतिदिन 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इस तरह के ड्रिपर को उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर कि अगर हम ड्रिपर को अगर 8 घंटे या 9 घंटे अगर चलाएं तो वो 20 लीटर पानी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो ये मुख्य तौर पर जहाँ पर कतार में फसलें लगी होती हैं वहाँ पर हम लोग इसको लगाते हैं, और ये जो पाइपलाइन जो होते हैं वो खेतों में ज़मीन के नीचे होते हैं, अंडरलाइन होते हैं। दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। तो आज के समय में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को हमारे किसान भाई बहुत ही उपयोग में लाते हैं, और मुख्य रूप से ऐसे जगह जहाँ पर कि पानी की कमी है और वहाँ पर हमें पानी देना है फसलों को, जैसे चाय का बागान अथवा कॉफ़ी का बागान। चाय के बागान और कॉफ़ी के बागान में हम लोग स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाकर हम लोग उन पौधों की सिंचाई करते हैं, और पानी की जो आवश्यकता है उसका हम लोग पूर्ण रूपेण पानी को उपयोग कर लेते हैं, जो कि पौधों के द्वारा होता है। हमारे यहाँ सर चाय का बागान तो बिहार में न के बराबर है, नहीं है। तो स्प्रिंकलर जिसकी बात करते हैं, चूँकि रबी फसल में काफ़ी उसका उपयोगी होता है हमारे यहाँ भी बिहार में, लेकिन हम एक बात कर रहे थे कि अनुदान पर, कि उसको अपने खेतों में लगाने के लिए किसान को अनुदान की क्या व्यवस्था है, किस तरह से उसको लिया जा सके, कैसे उसका इंस्टॉलेशन हो, कितना % अनुदान मिलता है, इस बारे में ज़रा सा जानकारी चाहिए सर। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्षों से इस पर अनुदान की राशि तय कर दी है। पूर्व में यह राशि 90% तक थी। ये 1990 में इसमें 90% तक अनुदान था। इसके बाद से ये किसानों का रुझान भी बढ़ता गया, और जो इसकी अनुदान की जो राशि है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग राशि है। वो राशि 70 से 90% तक है अनुदान की राशि, अभी भी है। और हमारे किसान भाई को इसके लिए पोर्टल पर, राज्य सरकार का जो कृषि विभाग का जो पोर्टल है उस पर ये अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई होता है, और जब स्वीकृति पत्र मिल जाता है तो विभिन्न सप्लायर हैं, विभिन्न कंपनी वाले हैं, जो कि अपने विभिन्न दरों पर जो भी सरकार के द्वारा जो निश्चित हैं वो खेतों में इंस्टॉल कर देते हैं। वो एकड़ और हेक्टेयर के मुताबिक वो वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं, और किसान भाई इसको समुचित रूप से कर सकते हैं। देखा किसान भाई आप कि किस तरह से हम पानी का बचाव कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, और एक अच्छी फसल के लिए, मतलब बेवजह पानी हमारी बर्बाद न हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति कितना कारगर हो सकता है, ये हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर मृणाल वर्मा जी ने बताया। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता के बारे में बताया। आइए रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले विषय की ओर।
किसान भाइयों बहनों, बकरी पालन रोज़गार का एक अच्छा विकल्प है। इस व्यवसाय को अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे बड़े स्तर पर भी अपनाया जा रहा है। बस ज़रूरत है अच्छी नस्ल के चुनाव का और उनके अच्छे रखरखाव का। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ आलोक भारती से। पशुपालन किसान भाइयों के लिए हमेशा लाभकारी व्यवसाय रहा है। सीमांत किसान हो या बड़े किसान, सभी इसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाते रहे हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक भारती जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे कि बिहार में बकरी पालन के लिए कौन कौन सी नस्लें उपयुक्त है। भारत में कुल 34 नस्लें हैं और बिहार एक पूर्वी राज्य में गिनती आता है। यहाँ की जो मुख्य नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। हम लोग सभी जानते हैं कि जो नस्ल हैं वो हमारे पूर्वजों ने यहाँ के भौगोलिक स्थिति और यहाँ के वातावरण को देखते हुए विकसित की हैं। तो ब्लैक बंगाल जो यहाँ की जो प्रमुख नस्लें हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ब्लैक बंगाल काले रंग में आती है, कहीं उजले रंग में भी मिलेगी और कभी चितकाबर भी मिलेगी। छोटे कद की बकरी है ये, और ये मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है। इसकी विशेषताएं हैं कि ये एक साल में 2 बार बच्चे देती है और जो बच्चे देती हैं वो एक बार में 2 बच्चे देती हैं। इसी कारण इनके बच्चों का दर काफ़ी ज़्यादा होता है किसी और बकरियों की तुलना में। दूध वस्तुतः कम होती हैं, लेकिन बच्चे देने के चलते ये काफ़ी मुनाफे वाली बकरियां हैं। इसके अलावा जो अन्य बकरियां हमारे बिहार में पाली जाती हैं उसमें मुख्यतः है बर्बरी। ये उत्तर प्रदेश की नस्ल है जो हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित हो रही है। ये हमारे वातावरण में अनुकूलित है। इसकी जो भार होती है वो भार बहुत अच्छी होती है। ये दुई नस्लीय है। इसके मांस और दूध दोनों के लिए हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। नर का वजन आपको 35 से 40 किलो हो जाता है और जो मादा है उसका वजन 25 से 30 किलो तक रहता है। तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी मुनाफा मिलता है। यह तो हो गई उन्नत किस्मों की बात। अब उन्नत किस्मों के साथ साथ उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो हम बकरियों को उन्नत नस्ल के लिए क्या खिलाएं? बकरियों की मुख्य ज़रूरतें उनके खान पान से ही पूरी होती हैं। खान पान अगर हमारा संतुलित न हो तो उनके स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन तीनों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खान पान में बकरियां बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हैं, मतलब कि वो कुछ भी खा लेती हैं, लेकिन मुख्यतः वो घास की तुलना में पत्तियां ज़्यादा पसंद करती हैं। हरा उनको प्रतिदिन, एक वयस्क बकरी की बात करें तो 3 से 5 किलो के आसपास की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ उन्हें दाने की भी आवश्यकता होती है। दाना जो है वो प्रतिदिन आपको 300 ग्राम के आसपास देनी चाहिए। खनिज लवण बदलते मौसम में बकरियों के ताकत का काम करती हैं, तो प्रतिदिन प्रति बकरी 10 से 20 ग्राम खनिज लवण भी देना चाहिए। जब हम उनको खान पान देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी ज़रूर दें और पानी जो है वो ताज़ा पानी हर समय उनके पास मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, बकरियां उन्नत नस्ल की होने के बावजूद, खान पान भी उचित देने के बावजूद हमारी बकरियां बीमार हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करें और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं बकरियों में जिसके बचाव, शुरुआत में ही अगर हम बचाव करें तो बहुत हद तक क्षति से बचा जा सकता है? तो बताइए इसके बारे में हमारे किसान भाइयों। बीमारी ऐसा चीज़ है जिसमें पशुपालक भाई को जागरूकता रखनी बहुत आवश्यक है। बीमारी आने पे, चूँकि झुंड में रहने वाली होती हैं बकरियां, बीमारी आने पे बहुत तेज़ी से वो फैलती हैं। मुख्यतः खास तौर पर जो बीमारियां होती हैं उसे हम 3 प्रकार से बांटते हैं: जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी। इसके अलावा फफूंद जनित और कुछ व्यवहारिक बीमारियां भी होती हैं। जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं उसमें मुख्यतः इंट्रोटॉक्सीमिया है, जिसे हम फड़किया भी कहते हैं। ये बीमारी बकरियों को बहुत कम समय देती है ठीक होने के लिए, और इसमें आपको बकरियों को पेट फूल जाएगा, अफरा वाला केस आएगा और बकरियां जो हैं वो गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। ध्यान से देखने पे उनके अंगों में फड़कन सी महसूस होती है, इसलिए इसे फड़किया भी कहते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में खासकर जो जीवाणुजनित बीमारियां होती है वो है निमोनिया। निमोनिया बदलते मौसम में बच्चों को बहुत अधिक परेशान करती हैं। नाक से आपको और मुंह से रिसाव
आपको मिलेगा, नाक भरा हुआ रहेगा, सांस की गति तेज हो जाएगी। ये सब निमोनिया का मुख्य लक्षण है और बच्चों में मृत्यु दर इसके चलते काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम सही समय पर इलाज न करें तो हमारी बकरियों में काफ़ी हानि हो सकती है। आलोक जी, बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है, तो इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? गरीबों की गाय सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। यह देखते हुए कि यह आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है, गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, वो बकरी आसानी से पाल सकते हैं। इसको कम भूमि की आवश्यकता होती है, कम रखरखाव और कम खान पान में अपना अच्छा से गुजर बसर कर सकती है और ख़ासकर ये अत्यधिक आमदनी का भी स्रोत है। खासकर महिलाएं जो हमारी गांव की हैं वो बकरी पालन काफ़ी आसानी से कर सकती हैं, इसीलिए इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। मेरा सुझाव रहेगा जो बकरी पालक है उनके लिए कि ये जिंदा पशु है, इसीलिए इसको शुरू करने से पहले व्यवसायीकरण अगर आप काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण जरूर ले लें। आप जिला स्तर पे अगर बात करें तो वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है और बैंकों के द्वारा चलाया जाने वाला RCT केंद्र है जहाँ पे नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आप राज्य स्तर पर देखिएगा तो विश्वविद्यालय है जहाँ पे आपको ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे पास बकरी अनुसंधान केंद्र है, CSWRI है अविका नगर और मखदूम में, जहाँ पे नियमित रूप से बकरी का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है चलते रहता है। वहाँ से आपको आर्थिक सहयोग भी मिल सकती है, बकरियों भी आपको मिल सकती हैं। आप वहाँ पे संपर्क करके जानकारी कभी भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने हमारे किसान भाइयों को बकरी पालन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, जानकारियों के इस सिलसिले को आज हम यहीं पर विराम देते हैं और ये उम्मीद करते हैं आपसे कि दी गई सारी जानकारियों को अपनाकर आप खेती किसानी को और भी उन्नत बना पाएंगे। अब मैं इसी के साथ पूरी कृषि दर्शन टीम की ओर से आप सभी से आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।